वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हूँ। पीटीटी की जो काउंसलिंग यानी 2 साल की पीटीटी और 4 साल वाली जो भी इंटीग्रेटेड पीटीटी है, उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा जो इस साल पीटीटी का जो कंडक्ट किया है उसके द्वारा काउंसलिंग प्रोसेस एंड स्कीम इम्पोर्टेंट डेट्स ये सारा शेड्यूल है वो बीएससी बीएड बीए बीएड 4 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए सारा है वो वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। उसका क्या प्रोसेस रहेगा आपको मैं पूरी जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। अब इसमें जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ इसमें जो मेन साइट पे आपको दिख रही है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 29/7 से यानी ये शुरू हो गया कल से और 4/8 तक यानी 4 तारीख तक आप अगर आपके किसी भी फॉर्म में पीटीटी के फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, चाहे खुद के नाम के अलावा माता पिता के नाम में या आपकी जो फैकल्टी है बीएससी बीएड से बीए बीएड करवाना चाहते हैं या बीए बीएड से बीएससी बीएड करवाना चाहते हैं तो सारी प्रोसेस मैंने एक अलग वीडियो बना करके अपलोड की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ये 7/8 से शुरू होगा यानी 7 अगस्त से शुरू होगा और 16 अगस्त तक चलेगा और कॉलेज चॉइस है वो 7 से 18 तारीख तक करनी है ये। और इसके बाद में फीस अलॉटमेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो 22 को होगा, फिर आगे जो भी है पूरा प्रोसेस है ये मैं आपको ये साइट पे भी दिख रहा है और इसके लिए जो अलग से प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें डिटेल जो बातें बताई हुई है मैं आपको वो सारी बातें बताता हूँ कि जैसे ये जो इंस्ट्रक्शन है कि अब जैसे एक तो चॉइस का है और एक ये 2 इंस्ट्रक्शन है, तो जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण थी वो मैं आपको यहाँ डाउनलोड करके आप बता रहा हूँ। 2 पेज का जो ये है कि अधिसूचना है 3 और 2022 और 31/7/2022, हालांकि 31/7 तो कल है लेकिन ये एडवांस में जारी कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से रहेगी, तो इसका जिसको आपको पता है कि परिणाम है इसका 22/7 को पीटीटी की वेबसाइट पे जारी हो चुका है। मैंने उसका वीडियो अलग से बना के अपलोड किया हुआ है। अब अंक तालिकाओं में जो भी अभ्यर्थी की श्रेणी है उसका अंकन किया गया है और अभ्यर्थी जांच लेगी उसके तथ्य डाटा सही है नहीं है और यदि कोई त्रुटि है तो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन विधि से अपने तथ्य डाटा को सही करवा ले। जैसे कि मैंने बता दिया ये 29 तारीख से शुरू हो चुका है और 4 तारीख तक चलेगा। आपके जो भी डाटा में कुछ चेंज करवाना है तो आप करवा सकते हैं, उसके बाद में किसी तरह का चेंज नहीं होगा तो आप ऑनलाइन करेक्शन पैनल में जाकर के इसको वहाँ संशोधन कर लें। नेक्स्ट है कि पीटीटी 2022 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड में प्रवेश सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया, यानी इसमें कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है और इसमें जो भी मेरिट या जो भी काउंसलिंग की वरीयता होगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने को प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो जमा कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। यानी काउंसलिंग में कोई भी भाग ले सकता है, उसकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपका आगे का जो प्रोसेस होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी फीस उसमें एडजस्ट हो जाएगी और अगर नहीं होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो वापस जमा करा दिया जाएगा या आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के प्रवेश के हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों को प्राथमिकता से ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय श्रेणी उप श्रेणी परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। यानी आपकी जो मेरिट है मार्क्स है और आपकी श्रेणी के हिसाब से आपकी जो भी मेरिट बनेगी और आपको कॉलेज का आवंटन होगा आपकी चॉइस के हिसाब से होगा। और अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प चॉइसेज में अधिकतम विकल्प भरें। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको बीएड ही करनी है 4 साल वाली करनी है तो आप कोशिश करेंगे अधिक से अधिक विकल्प भरें कि आपकी जो चॉइस है वहाँ भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा अन्य जो भी कॉलेज है वहाँ भी आपको फॉर्म मिले या आपको कॉलेज आवंटन हो तो आपको कोई समस्या न हो, तो ये भी विकल्प आता है कि एनीवेयर इन राजस्थान, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो वो भी आपको अप्लाई करना है ताकि आपको राजस्थान में कहीं भी मौका मिले तो आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में चयन कर सकता है और महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब आप कितने भी चॉइस है वो भर सकते हैं और महाविद्यालय अभ्यर्थी को महाविद्यालय चॉइस है तो ऑप्शन भरने तो निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी जो शेड्यूल है वो फिक्स रहेगा, उसके बाद में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब किस प्रकार से ये शेड्यूल रहेगा और ये अभी 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए ये पूरा शेड्यूल जारी हुआ है। तो अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अपलोड की गई प्रोफाइल में संशोधन करना है तो मैंने पहले बता दिया 29/7 से 4/8 यानी 4 अगस्त तक करवा सकते हैं। कोई भी आपके नाम के अलावा पिता के नाम माता के नाम में यानी कोई करेक्शन है तो वो करवा सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये ई मित्र के द्वारा आपको या ऑनलाइन आपको जैसे आपके एटीएम है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप जमा करा सकते हैं और वो प्रक्रिया होगी 7 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक आपको ये जमा करवाने। उसके बाद में महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना
और पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये जमा कराने के पश्चात, यानी एक बार आप शुल्क जमा कराएंगे उसके बाद आपका ऑनलाइन विकल्प भरने का जो ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। बिना आपके शुल्क जमा कराए ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो ये भी आप शुल्क जमा कराते ही उसके बाद में ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको 7 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक आपको अपना चॉइस है वो भरना है। और प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना आपको 22 तारीख को मिल जाएगी, यानी 22 अगस्त को पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। यानी आपकी जो काउंसलिंग है कि आपकी काउंसलिंग या आपकी मेरिट या नंबर के हिसाब से आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ अपने स्टेटस में आप जा करके चेक कर सकते हैं और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। और प्रवेश से तो शेष जो शुल्क है 22,000 रुपये का, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 5,000 प्लस 22,000 यानी 27,000 का जो भी शुल्क है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपको महाविद्यालय आवंटन होता है और आप उस महाविद्यालय में जाना चाहते हैं तो आपको उसके बाद में 22,000 का जो भी शुल्क है वो भी ऑनलाइन ही जमा कराना है। और वो संबंधित उसकी जो भी रिसिप्ट है वो आपको लेकर के संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। अब कब रिपोर्टिंग करनी है? प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग, यानी कि 24/8 से आपको रिपोर्टिंग करनी है और 31/8 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। यानी कि अगर आपका उसमें ऑनलाइन में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पहले 5,000 की फीस भरने के बाद में चॉइस भरी, उसके बाद में आपको अगर किसी महाविद्यालय का आवंटन हो गया और आप वहाँ जाना चाहते हैं तो जाने से पहले आपको ऑनलाइन ही 22,000 का पेमेंट करके उसकी रिसिप्ट लेकर के और अन्य सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको वेरिफिकेशन के लिए उस महाविद्यालय में जाना होगा जहाँ आपकी रिपोर्टिंग होगी। और सभी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं के या आपकी जो भी कैटेगरी वगैरह है वो है, ये सारे वहाँ चेक होंगे। उसके बाद में आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद में आपको अपवर्ड मूवमेंट का मौका दिया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट है तो ऑनलाइन आवेदन है वो महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के पश्चात होंगे। अब कई लोग, वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि कई लोग कमेंट करके पूछेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि जैसे आपने 10 चॉइस भरी किसी मतलब अपने कॉलेज के लिए, पहले जैसे आपने 1 नंबर पर दूसरा एक कॉलेज रखा, फिर दूसरा, तीसरा, और अगर आपको 5वें नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो गया और आप चाहते हैं कि 5वें नंबर से पहले 4 नंबर या 3 नंबर में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई कर दें। अगर आपके जैसे 7वें नंबर का कॉलेज है वो अलॉट हो चुका है, वहाँ एक बार तो रिपोर्टिंग आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद जब अपवर्ड मूवमेंट में आप अप्लाई करेंगे तो आपके 7 नंबर से ऊपर के जो 6 कॉलेज होंगे, अगर उनमें कोई भी सीट खाली होगी, जैसे किसी को अलॉट हुआ उसने वहाँ जा करके रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो जो सीट खाली रह जाएगी तो आपको वो सीट अलॉट हो सकती है, यानी वो महाविद्यालय आपको मिल सकता है। इस तरह से ऑनलाइन अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है कि आपने जो चॉइस भरी उसके ऊपर की जो भी आपको, जैसे 5 नंबर की, 7 नंबर की या 10 नंबर की जो भी चॉइस कॉलेज आपको मिला है उसके ऊपर वाली चॉइस के जो भी कॉलेज है उनमें अगर कोई भी सीट वैकेंट होगी तो आपको वहाँ मौका मिल सकता है। तो ये अपवर्ड मूवमेंट, अगर आपको जो कॉलेज अलर्ट हुआ है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं और आप चाहते हैं कि उससे भी कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए या उससे नज़दीक का कोई कॉलेज मिल जाए तो आप अपवर्ड मूवमेंट में अवश्य भाग लें। वो मैं जब भी प्रोसेस होगा और भी बता दूंगा। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात जो महाविद्यालय आवंटन है और गैर आवंटित विद्यार्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना होगी वो 6/9 को जारी होगी, यानी 6 सितंबर को ये प्रोसेस होगा। यानी कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो भी सीटें खाली रहेगी वहाँ के लिए फिर नए जो भी स्टूडेंट है उनकी सेकंड लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग आपको 7/9 से लेकर के 12/9 तक करनी है। यानी जैसे पहले तो आपने किसी 7वें नंबर के कॉलेज पे आपने वहाँ रिपोर्टिंग करवा ली, उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन 5वें नंबर पे जो आपने चॉइस भरी थी उस कॉलेज में हो जाता है तो वहाँ से डॉक्यूमेंट या जो भी लेटर वगैरह वहाँ से ले करके आपको नए जो अलॉटेड महाविद्यालय है उसमें आपको वहाँ जा करके रिपोर्टिंग करवानी है और उसके बाद में आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। अब इसमें कुछ विशेष बातें और क्या ध्यान रखनी है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन ई मित्र या शेष शुल्क है। वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में ICICI बैंक की किसी भी शाखा में या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से या ई मित्र के माध्यम से जमा किया जा सकता है। यानी आप ICICI की शाखा में भी करवा सकते हैं या ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और या ई मित्र पे भी जाकर के आप करवा सकते हैं। और बैंक खाता संख्या है, ये जो संख्या दी हुई है इसमें आपको, और इसका IFSC कोड है, ये ICICI का बैंक अकाउंट है जो इस यूनिवर्सिटी का है, उसमें ही आपको ये जमा करानी है। तो वो पूरा प्रोसेस जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी। और ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के पश्चात प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग ID इत्यादि का प्रयोग करते हुए 5,000 रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। यानी जब आपका आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो ID मिल जाएगी उसी से आपको जमा कराना है। और काउंसलिंग में भाग लेने से पूर्व PTT 2022 में अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS या जो भी कैटेगरी आपकी है या जो भी सब कैटेगरी है, जैसे डाइवर्सी है या PH यानी फिजिकली हैंडीकैप है या डिफेंस या सेवा से या रक्षा सेवा से वगैरह, कोई भी आपकी कैटेगरी है उसकी जांच कर लें और आपके पास संबंधित जो भी कैटेगरी उसका दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है।
और जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। वैध का मतलब हो गया, एक जैसे मान लो ओबीसी का है तो उसकी जो भी मियाद होती है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 साल की लिमिट होती है, ओबीसी प्रमाण पत्र की जो नॉन क्रीमी लेयर का है उसकी 1 साल की लिमिट होती है। और उसके बाद में अगर मान लो सरकार की तरफ से 2 साल का उसका एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन जब भी मांगा जाए आपको नया बना करके देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि जब भी आप जाएं आपके पास में उस अवधि का वैलिड जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैलिड नहीं है तो आपको बाद में दोबारा बनाना पड़ेगा। तो कोशिश करें आप अब आज से अप्लाई कर दें अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, और आपका अगर इसकी वैधता पूरी हो गई है तो आप नया अप्लाई कर दें, आपके 5-7 दिन में ये जाति प्रमाण पत्र नया बन जाएगा। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसमें और जो पॉइंट है कि महाविद्यालयों के चयन हेतु पीटीटी 2022 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालय की सूची, नाम पता स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर लें और इन महाविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर लें। और तदनुरूप ही अब आप काउंसलिंग में अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर लॉक करना उचित रहेगा। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी नहीं करें। यानी एक तो आपको जो भी कॉलेज आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ उसकी चॉइस है, आपको वरीयता के अनुसार बहुत ध्यान से पढ़नी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी नाम की कॉलेज भरें और आपको वो कॉलेज कैसी हो, एक बार उसके बारे में आपको वहाँ से जानकारी ले लें। और अगर लिस्ट आएगी तो उसमें लगभग हर कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या अपने जो भी पुराने भाई बहन या जो भी साथी वगैरह कोई जो बीएससी कर रहे हैं, ये बीए बीएड या बीएससी बीएड अगर कोई किसी कॉलेज में कर रहे हैं तो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये, और दूसरा कि अगर जैसे आप पूरे राजस्थान को सिलेक्ट करना है तो ऑल राजस्थान अगर सेलेक्ट करें तो वो ध्यान से करें, क्योंकि उसके बाद में आपको अगर आपकी मेरिट कम रहेगी तो आपको पूरे राजस्थान में कहीं भी आपको कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है और आपको वहाँ जाना पड़ेगा अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इसलिए चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी नहीं करें। इसके लिए अलग से एक चॉइस लॉक के लिए अलग से निर्देश है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आज ही जो जारी हुआ है। और महाविद्यालय अभ्यर्थी को आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये कटौती करके, यानी अगर आपने काउंसलिंग में भाग लिया, आपने 5,000 रुपये का शुल्क जमा करा लिया और आपको महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है तो आपको 5,000 में से 200 रुपये काट करके 4800 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। लेकिन का महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने और शेष शुल्क जमा नहीं कराने पर अभ्यर्थी के 600 रुपये काट कर 4400 रुपये रिफंड होंगे। यानी अगर विद्यालय आवंटित हो जाता है और आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको फाइन के रूप में 600 रुपये काट के फिर 4400 रुपये मिलेंगे। और अगर आपका कॉलेज आवंटन ही नहीं होता है तो आपको 200 रुपये कट करके 4800 रुपये आपके वहाँ रिफंड हो जाएंगे। इसलिए आप अपना जो फॉर्म भरे उसमें अपना अकाउंट नंबर सावधानी से भरें। कोशिश करें कि अपने विद्यार्थी खुद के अकाउंट में ही, खुद के अकाउंट की डिटेल ही दे ताकि आपको रिफंड में कोई समस्या नहीं हो। और उसमें पत्र में, आवेदन पत्र में नाम, खाता संख्या आदि सावधानी से भरें, जैसे आईएफएससी कोड वगैरह है, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, वो सावधानी से भरें। अपना नाम बैंक में जो भी ये नाम है वो भरें ताकि आपके रिफंड में कोई समस्या नहीं आए। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त होगी। इसलिए कोशिश करें कि आपका जो चालू मोबाइल है वही दें, अपना पर्सनल मोबाइल ही दें। किसी अन्य मोबाइल के आपने दे दिया और आपको मैसेज नहीं मिला, या अगर उसमें इनकमिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और मैसेज आ गया और आप उसको नहीं देख पाए तो आप वंचित रह जाएंगे। और उसके बाद में अभ्यर्थी ऑनलाइन स्टूडेंट लॉगिन द्वारा भी वांछित दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। एक बार आपके काउंसलिंग में आपके उसके बाद में पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपको आवंटन हो गया है तो पहले आपको वहाँ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे और उसके पश्चात है वो शेष राशि है वो जमा करानी पड़ेगी। और उसके बाद में आपको वहाँ उस राशि की रसीद दे करके आपको कॉलेज में जा करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सत्यापन करवाना है। ऑनलाइन आपने जो अपलोड किए हैं उनका फिजिकली वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपको कॉलेज द्वारा आपका प्रवेश है वो कंफर्म होगा और एक कंफर्मेशन का लेटर है वो आपको दे दिया जाएगा कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। उसके बाद में आप उस प्रक्रिया से फ्री हो जाएंगे। और महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लें। ऑनलाइन भी आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, वहाँ से कॉलेज से अप्रूव हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आप अपने लॉगिन में जा करके वहाँ से आवंटन का पत्र है उसको डाउनलोड कर ले, अपने पास सुरक्षित रख लें। और अभ्यर्थी द्वारा चयन किए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 रुपये फीस जमा और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। यानी अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन तभी आपके काम करेगा जब आपने 5,000 की फीस जमा कराने के बाद में आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, आपने 22,000 की फीस जमा करा दी, आपने कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, वहाँ से वेरिफिकेशन हो गया, तभी आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात नया आवंटित महाविद्यालय नहीं होने की स्थिति में पूर्व महाविद्यालय जहाँ पर विद्यालय ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है वही रहेगा। और अगर किसी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी, अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो भी आपको उसी कॉलेज में रहना पड़ेगा। और अपवर्ड मूवमेंट में अगर नया कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपको पुनः उस नए कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो फीस है और डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वो ऑनलाइन साइट पर रहेंगे।
आपको नए कॉलेज में जा करके अब वहाँ आपको फिजिकली जो भी डॉक्यूमेंट है उनको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इस प्रकार अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने पर 5,000 प्लस 22,000 यानी 27,000 शुल्क जमा कराना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के पश्चात किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा और अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जाएगा और शुल्क रिफंड नहीं होगा। ये कुछ विशेष बातें हैं जो आपको काउंसलिंग में भाग लेने से पहले एक बार ध्यान रखना है। आवंटित महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन है पूर्णतः और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय, उपलब्ध सीटें, संकाय, विषय, अभ्यर्थी की कैटेगरी, सब कैटेगरी और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी जो भी निर्देश है उसके अनुसार ही होगी। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद में आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है, जैसे कैटेगरी वगैरह वो चेंज नहीं होगी। इसलिए जो भी आपको करेक्शन करवाना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अभी से आप, जैसे कल से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो आप 4 तारीख से पूर्व अपनी जो भी कैटेगरी वगैरह है उसमें कोई भी करेक्शन है तो करेक्शन पैनल में जाकर करेक्शन करवा लें। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। और सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जांच लें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य सही है और उनके पास जो भी कैटेगरी जो आपने अप्लाई की है या उसने आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पूर्ण हो और सही हो, यानी कि जैसे वैलिड हो। खास करके जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह EWS है या खास करके SBC या MBC का OBC का जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, उसमें जो 1 साल वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है, तो वो चीज़ें आप विशेष रूप से देख लें। और उसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा और शुल्क वापस नहीं होगा, क्योंकि आप गलत जानकारी देने के दोषी पाए जाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और NCT के या सक्षम अधिकारी जो भी आदेश लागू होंगे वो होंगे। और अभ्यर्थी दस्तावेज के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी, यानी कि जो भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा वहाँ आपको दस्तावेज करवाने हैं और वही आपको जो एडमिशन है उसको कंफर्म करेंगे। और जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेगा उसका प्रवेश है वो निरस्त माना जाएगा अपने आप। और आपको जो भी रिफंड है नियमानुसार 4800 रुपये, या उसके बाद में अगर एक और कंडीशन थी कि आपको 4600 रुपये, जो भी है 4200 रुपये, जो भी होगा आपको नियमानुसार वापस रिफंड हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण था। एक निर्देश और जो था मैं आपको बता रहा था कि इसमें चॉइस पढ़ने के संबंध में एक, जैसे आज एक और जारी हुआ है प्रेस नोट कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय विकल्प या चॉइस भरते समय सावधानी क्या रखनी है कि जैसे आपका एडमिशन हो गया, आपको अलॉटमेंट हो गया, उसके 5,000 रुपये का आपने शुल्क जमा करा दिया, उसके बाद में आप चॉइस भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है। ये काउंसलिंग से पहले की बात, काउंसलिंग के समय की बात है कि एक तो महाविद्यालय चॉइस को लॉक करने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। आपको जो भी कॉलेज आपकी चॉइस उसको आपको निर्माण मतलब क्रम से पढ़नी है। सबसे पहले आप कहाँ एडमिशन चाहते हैं, दूसरे नंबर पर कहाँ चाहते हैं, तीसरे नंबर पर। और लॉक नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, यानी लॉक करने के बाद आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो निर्धारित जो अंतिम तिथि है उसके बाद में ऑटो लॉक हो जाएगा, स्वतः लॉक हो जाएगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने एक बार लॉक कर लिया तो उसके बाद में आपको करेक्शन या उसमें बदलाव का कोई मौका नहीं मिलेगा। और यथासंभव वरीयता क्रमानुसार अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन करें, यानी आपकी जो भी मेरिट है उसके हिसाब से आपको लगता है तो आपको अगर B.Ed करनी ही है तो आप अधिक से अधिक महाविद्यालय को चयन करें ताकि आपको कोई न कोई विद्यालय अलॉट हो जाए महाविद्यालय। और अंतिम तिथि के पश्चात महाविद्यालय विकल्प चॉइस में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है और समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण दूरभाष या ईमेल पर कोई भी संपर्क नहीं करें। महाविद्यालय विकल्प चॉइस भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने स्वयं के डेटा को ऑनलाइन करेक्शन पैनल में के द्वारा आवश्यक रूप से संशोधन कर ले। ये मैंने पूरा पहले ही बता दिया आपको कि ST SC OBC MBC EWS PH डिफेंस विडो डाइवर्स जो भी आपकी कैटेगरी है उसके लिए जो भी प्रमाण पत्र आपको जरूरी है वो आप समय पर बनवा के तैयार रखें। अगर कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है तो आप उसको समय से पहले पूरा कर लें। और PTT 2022 में समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है, अतः अभ्यर्थी अपने लॉगिन ID और पासवर्ड को सुरक्षित रखें, अपने कई जगह नोट करके रख लें, क्योंकि बार बार आपको लॉगिन करके अपनी स्थिति को चेक करना पड़ेगा। अलॉटमेंट की स्थिति को, आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो उसके बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर का वगैरह सारी जो भी प्रक्रिया होगी वो आपके लॉगिन ID से होगी, तो उसको आप सेव रखें। और राजस्थान से बाहर के जो भी अभ्यर्थी है वो केवल सामान्य सीट के पर ही प्रवेश की होगी, यानी उनको किसी प्रकार का आरक्षण का जो लाभ है वो दे नहीं होगा। यानी ST SC OBC जो भी किसी भी श्रेणी का अगर कोई स्टूडेंट है और वो राजस्थान के बाहर है तो उसको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। और पुनः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि महाविद्यालय चॉइस, जिला विकल्प यानी चॉइस और ऑल राजस्थान चॉइस का उपयोग सावधानीपूर्वक करें और स्वयं के प्राप्तांकों के आधार पर आकलन करके ही महाविद्यालय पढ़ें। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तो आप लिमिटेड चॉइस भर सकते हैं, लेकिन आपके कम नंबर है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप ऑल राजस्थान का सिलेक्ट कर लें। और अगर आप B.Ed करना ही चाहते हैं तो आपको राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिले, आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आप ऑल राजस्थान को सिलेक्ट कर लें। और अगर आपके अच्छे नंबर है और आप चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड चॉइस ही भरें
तो वो आपकी इच्छा पे है, लेकिन पूरा जो भी निर्णय अपने अनुभवी जो भी साथी हैं, अपने अध्यापक गण हैं, जो भी गुरुजन वगैरह है, उनसे एक बार परामर्श करके ही लें। तो इस तरीके से ये पूरी महत्वपूर्ण बातें ऑनलाइन विकल्प भरने के संबंध में और काउंसलिंग के जो शेड्यूल है उसके संबंध में मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।